एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 3 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर होंगे रवाना। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में कुल 3 सत्र आयोजित होंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 में शामिल नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री बाली में भारतीय प्रवासी समुदाय से बातचीत भी करेंगे। सम्मेलन के अंतिम सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण करेगा। भारत का कार्यकाल अगले वर्ष सितंबर तक रहेगा। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील की बनेगी एक तिकड़ी। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मुख्य मंच है और सभी प्रमुख वैश्विक आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 के सदस्य देशों का सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 85% है। इसमें विश्व की 2/3 आबादी और विश्व व्यापार का 75% हिस्सा शामिल है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचा। गुजरात में अभी तक कुल 324 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। इनमें पहले चरण के लिए 316 और दूसरे चरण के लिए 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए। पहले चरण में राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। राज्य में मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों ने प्रचार में उतारी नेताओं की फौज। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। राज्य चुनाव आयोग 16 नवंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी करेगा। वहीं उम्मीदवार 19 नवंबर तक कर सकते हैं नामांकन वापसी। भाजपा ने एमसीडी चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इससे पहले बीते शनिवार को भाजपा ने 232 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। वहीं कांग्रेस ने भी एमसीडी चुनाव के लिए 250 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इस सूची में कांग्रेस ने पूर्व में पार्षद रहे कई नेताओं को मैदान में उतारा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की होगी शुरुआत। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे मेले का उद्घाटन। व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इस बार मेले का मुख्य विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। व्यापार मेले में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ले रहे हैं हिस्सा। व्यापार मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहयोगी राज्य के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस व्यापार मेले में देश विदेश के लगभग 2500 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। मेले के पहले 5 दिन विशेष रूप से व्यावसायिक दिनों के लिए आरक्षित हैं। वहीं आम लोगों के लिए व्यापार मेला 19 नवंबर से खुलेगा। मेले का समय सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक निर्धारित है। व्यापार मेले में प्रवेश के लिए दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशनों से खरीदे जा सकते हैं टिकट। छुट्टियों वाले दिन टिकट की दर बड़े लोगों के लिए 150 रुपये और बच्चों के लिए 60 रुपये, जबकि सप्ताह के बाकी दिनों में प्रति व्यक्ति टिकट की दर 80 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये निर्धारित। वहीं दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेले में प्रवेश शुल्क निःशुल्क। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुष विषय के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य पहलों और उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगा।
इस दौरान विभिन्न आयुष संस्थान और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक उपचार, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा और होम्योपैथी से जुड़े अनुसंधान निकाय अपने मंडप लगाएंगे। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे फ्रांस के दौरे पर हैं। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान वो दोनों राष्ट्रों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से फ्रांस में अपने समकक्ष और फ्रांस के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान सेना प्रमुख न्यू वे चैपल इंडियन मेमोरियल पर माल्यार्पण करेंगे, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 4742 भारतीय सैनिकों के बलिदान का स्मरण कराता है। अजमेर मंडल के अंतर्गत उदयपुर हिम्मतनगर खंड में जावर खरवा चंदा के बीच रेलवे ट्रैक को डेटोनेटर से उड़ाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों की सजगता की वजह से एक बड़ा हादसा टला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एटीएस, रेलवे और एनआईए की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। रेल मंत्री ने कहा, इस तरह का काम करने वाले लोगों को जल्द पकड़कर सजा दी जाएगी। केरल में आज से फुटबॉल थीम ड्रग फ्री केरल अभियान के दूसरे चरण की होगी शुरुआत। ये चरण अगले साल 26 जनवरी तक रहेगा लागू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए कठुआ जिले में तीसरे हाफ मैराथन का आयोजन किया। युवाओं को नशे से दूर रखना था इस कार्यक्रम का मकसद। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत और अन्य क्लबों के सहयोग से आयोजित इस तीसरी हाफ मैराथन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली में आज से BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहन चल सकेंगे। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को देखते हुए CAQM के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने इन वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली में प्रदूषण का स्तर स्थिर है, इसलिए आज से दिल्ली में चल सकेंगे BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहन। देश भर में आज मनाया जा रहा है बाल दिवस। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस का उद्देश्य बच्चों के अधिकार, शिक्षा और देखभाल के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। इसी क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के छात्रों से मुलाकात करेंगी। तमिलनाडु के कई जिलों में जमकर हो रही है बारिश। मयिलादुथुराई जिले के स्कूल और कॉलेजों को भारी बारिश की वजह से बंद किया गया। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी अलर्ट के बीच तिरुवल्लुर, शिवगंगा, मदुरई, कांचीपुरम और डिंडीगुल में स्थित सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था की दूसरी तिमाही के परिणाम, वित्तीय परिणामों की घोषणा की। कंपनी ने 276.31 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया। इरेडा की शुद्ध गैर निष्पादित अस्थियां NPA वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में 2.72% तक कम हो गई हैं, जो वित्तीय वर्ष 2021-2022 की दूसरी तिमाही में 4.87% थी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मुरैना में आयोजित 3 दिनों के वृहद कृषि मेला, प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रम कल मुरैना में संपन्न हुआ। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ये कृषि मेला चंबल ग्वालियर अंचल के लिए उन्नत कृषि की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, भारतीय आयुष क्षेत्र 2023 तक वैश्विक स्तर पर अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाकर 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर लेगा। अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल FC को खरीदने की दौड़ में है। लिवरपूल के मौजूदा मालिक फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप FSG ने अक्टूबर 2010 में इसे खरीदा था और अब वो इसे बेचने जा रहा है। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू ने वित्त वर्ष 2021-2022 में राजस्व में 3 गुना वृद्धि के साथ घाटे में 50% से अधिक कमी आने की उम्मीद जताई है। पेवर्ड ने डेटा आधारित ऋण सेवाओं जैसे नए बाजारों में प्रवेश के साथ अपने सकल लेन देन मूल्य GTV के अगले 1 वर्ष में दोगुना होकर 22,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद जताई है।
सीबीडीटी ने कहा, तेज गति वाले जांच आकलन से पैदा होने वाली आयकर दाताओं की शिकायतों से निपटने के लिए गठित स्थानीय समितियां लगभग 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देंगी। मलेशियाई कंपनी IHH हेल्थकेयर ने भारतीय बाजार के लिए खुद को दीर्घावधि में प्रतिबद्ध जताते हुए कहा है कि फोर्टिस हेल्थकेयर भारतीय बाजार में वृद्धि के लिए उसका मुख्य साधन बनी रहेगी। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार से पर्यावरण मद में होने वाले बजट खर्च को 5 गुना बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल इंक ने अपने उपकरणों को 5G सक्षम बनाने के लिए बीटा परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। सूचना प्रौद्योगिकी IT स्टार्टअप हबलर का वर्ष 2025 तक अपने राजस्व को बढ़ाकर $40 लाख करने का लक्ष्य है। शीर्ष 10 में से 9 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह कुल मिलाकर 2,12,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गया। इस दौरान सबसे अधिक वृद्धि HDFC बैंक और TCS के बाजार पूंजीकरण में हुई। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय मूल के निषाद सिंह की वित्तीय प्रथाओं की जांच की जा रही है, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक FTX के पतन का कारण बनी। केंद्र उन महत्वपूर्ण खनिजों को हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहा है जो या तो दुर्लभ हैं या देश में उपलब्ध नहीं हैं। इसमें लिथियम, निकेल और कोबाल्ट के अलावा दुनिया भर में उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं। मध्य प्रदेश के वनाच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में बांस का रोपण हो रहा है। बीते साल की तुलना में इस साल 5 गुना बांस के रोपण का दावा किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुणे से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त पोलो जेंटिलोनी ने चेतावनी दी है कि अगले साल के लिए दृष्टिकोण काफी कमजोर हो गया है और अधिकांश यूरोपीय संघ देश इस साल की चौथी तिमाही में मंदी की चपेट में आ जाएंगे। एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने अन्य वाहन निर्माताओं को अपने EV कनेक्टर डिजाइन का उपयोग करने की अनुमति देना शुरू कर दिया है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मध्यावधि चुनाव के परिणामों पर कहा कि चुनाव में परिणाम जो भी हो, हम अपने देश को एक बेहतर स्थान पर ले जाने की राह पर हैं। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों की छवि काफी मायने रखती है। नैन्सी पेलोसी ने जो बाइडेन को 2024 में फिर से चुनाव लड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि जो बाइडेन देश के एक महान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने देश के लिए काफी कुछ कार्य किया है। यूक्रेन के शहर खिरसोन के रूसी कब्जे से मुक्त होने के बाद यहां जश्न का माहौल है। खिरसोन के निवासियों ने इस घटनाक्रम पर खुशी जताते हुए यूक्रेनी सैनिकों को गले लगा लिया। शहर में जहां से भी यूक्रेन के सैनिक गुजर रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग सेना के जयकारों से उनका स्वागत कर रहे हैं। लोग सैनिकों से झंडों पर ऑटोग्राफ ले रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। हालांकि खिरसोन में हालात इस समय बहुत खराब हैं। यहाँ के निवासियों के पास बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि वो रूसी सेना के जाने से आजाद महसूस कर रहे हैं। तुर्की के इस्तांबुल शहर में रविवार को एक तेज धमाका हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 81 लोग घायल हो गए।
मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाका मध्य इस्तांबुल के ताकसिम इलाके में एक व्यस्त पैदल मार्ग पर हुआ। धमाके के समय मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इस धमाके को हमला करार दिया है। वहीं उपराष्ट्रपति ओक्टे ने कहा है कि तुर्की के अधिकारी इस आतंकवादी कृत्य की जांच करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। हालांकि अभी तक किसी ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस धमाके के कारणों की जांच करने में जुटी हुई है। यूक्रेन के खेरसोन क्षेत्र से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद यूक्रेन ने पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि खेरसोन क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। रूस ने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए सुरक्षा कारणों से स्थानीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। खेरसोन के गवर्नर ने नागरिकों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और किसी भी प्रकार की यात्रा न करने का आग्रह किया है। यूक्रेन के खेरसोन शहर में वॉलंटियर्स ने रविवार को स्थानीय निवासियों को मानवीय सहायता प्रदान की। विश्व केंद्रीय रसोई संगठन ने लोगों में वितरित करने के लिए 600 पैकेज तैयार किए हैं। गौरतलब है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खेरसोन शहर पर करीब 8 महीने से रूसी सेना का कब्जा था, जिसे कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने रूसी कब्जे से मुक्त कराया है। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स ने सम्राट के रूप में पहली बार लंदन में स्मरण दिवस समारोह का नेतृत्व किया। राजा ने वार्षिक समारोह के दौरान व्हाइट हॉल पर स्मारक के आधार पर नवनिर्मित पुष्पांजलि अर्पित की। इस समारोह में शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और हजारों लोग समारोह में किंग चार्ल्स के साथ शामिल हुए। स्मरण दिवस समारोह 11 नवंबर के करीब आयोजित किया जाता है, जिस दिन प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ था। यह आयोजन उन सभी को याद करता है जिन्होंने संघर्षों में अपनी जान दी है। स्लोवेनिया में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में व्यापक जीत के रूप में राज्य की पहली महिला प्रमुख के रूप में नताशा पिर्क मुसर हैं। प्रारंभिक परिणामों से पता चला है कि स्वतंत्र वकील ने 53.86% वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी और दक्षिणपंथी राजनेता और पूर्व विदेश मंत्री ने 46.14% वोट हासिल किए। नताशा पिर्क मुसर ने मानवाधिकारों, कानून के शासन और सामाजिक कल्याण के मुद्दों पर अभियान चलाया। अपने विजय भाषण के दौरान पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में हाल की घटनाओं पर जोर देते हुए मुसर ने पश्चिमी बाल्कन देशों के यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए अटूट समर्थन व्यक्त किया। मैक्सिको में राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर देश के चुनाव आयोग में फेरबदल की राष्ट्रपति की योजना का विरोध योजना ने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है। हजारों लोग उस योजना के विरोध में सड़कों पर जमा हो गए, जिससे उन्हें डर था कि सत्ता सरकार के हाथों में केंद्रित हो जाएगी। लोपेज ओब्रेडोर ने लंबे समय से देश के चुनावी अधिकारियों की आलोचना की है। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस स्मारक से प्रदर्शन शुरू किया। राष्ट्रपति ओब्रेडोर की सत्तारूढ़ मुरैना पार्टी और उसके सहयोगियों को संविधान में बदलाव करने के लिए कांग्रेस में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में पार्टी उस बहुमत से कम है। इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 138 रनों का लक्ष्य रखा, जिसको इंग्लिश टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 विश्व कप के खिताब पर कब्जा किया है। इससे पहले इंग्लैंड ने 2010 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर T20 विश्व कप अपने नाम किया था। प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फुलहम को 2-1 से हरा दिया है। युवा खिलाड़ी अलेजांद्रो गर्नाचो मैच के हीरो रहे। वहीं प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में एस्टन विला ने ब्राइटन को 2-1 से हरा दिया है। विला की ओर से दोनों गोल डैनी इंग्स ने किए।
इटालियन लीग सीरी ए के एक मैच में इंटर मिलान ने एटलांटा को 3-2 से मात दे दी। इंटर मिलान की ओर से एडिन जेको ने 2 गोल किए। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहना है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है और उन्हें क्लब से बाहर किया जा रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और रोनाल्डो के बीच चल रहे मतभेद अब जग जाहिर हो रहे हैं और ऐसे में इस स्टार खिलाड़ी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। रोनाल्डो के दावों पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से जवाब मांगा गया है। पुर्तगाल के मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस कतर में आगामी विश्व कप की परिस्थितियों को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। विश्व कप टूर्नामेंट से पहले समलैंगिक संबंधों, मानवाधिकारों और प्रवासी श्रमिकों के उपचार पर अपने रुख के लिए कतर की आलोचना की गई है। फीफा ने टीमों से अनुरोध किया है कि राजनीति को दरकिनार कर अब फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता प्रकाश राज ने वेब सीरीज मुखबिर द स्टोरी ऑफ ए स्पाई में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई है जो पाकिस्तान में एक भारतीय गुप्त एजेंट की कहानी बताती है जिसने 1965 युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेलुगु अभिनेता अल्लारी नरेश की मुख्य भूमिका वाली निर्देशक AR मोहन की इत्लू मारेदुमिली प्रजानिकम की यूनिट ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया है। प्रसिद्ध असमिया फिल्म निर्माता और कलाकार पुलक गोगोई ने शनिवार को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अंतिम सांस ली। RRR एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। फिलहाल अब फैंस के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। दरअसल RRR का सीक्वल भी बनाया जाएगा और इस पर काम भी शुरू हो गया है। सामंता रुथ प्रभु की फिल्म यशोदा की चर्चा लंबे समय से थी। फिल्म में एक्ट्रेस ने दमदार भूमिका से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 11 नवंबर को रिलीज हुई इस पैन इंडिया फिल्म को अब तक लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है। बिग बॉस 16 को शुरू हुए 40 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। ऐसे में बिग बॉस के घर में 13 तारीख को ही इस मौके को सेलिब्रेट किया गया और घर में शेखर सुमन ने एक बार फिर से रविवार को एंट्री ली। जया बच्चन, जो अक्सर मीडिया के साथ कड़े तेवर में बात करती दिखती हैं, उन्होंने शूटिंग के दौरान अपने मासिक धर्म के बारे में खुलकर बात की। बॉलीवुड अभिनेत्री फातिमा सना शेख, जिन्हें जल्द ही सैम बहादुर में इंदिरा गांधी के रूप में देखा जाएगा, ने हाल ही में मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिससे वो भी पीड़ित हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री इशिता दत्ता, जो वर्तमान में फिल्म शम 2 में नजर आ रही हैं, ने अपने सह कलाकार अजय देवगन के बारे में बात की और कहा कि उनकी वजह से वो और उनके पति वत्सल शेठ मिले और शादी की। दुनिया भर के अपने दफ्तरों, पार्कों और मनोरंजन जगत से जुड़े उपक्रमों में करीब 1,90,000 कर्मचारियों को रोजगार देती रही कंपनी डिज्नी के बीती तिमाही के नतीजों ने इसे हिलाकर रख दिया है। कंपनी के CEO बॉब चैपक ने अपने कर्मचारियों को एक मेल के जरिए कंपनी में छंटनी के बादल मंडराने का संकेत दे दिया है। पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर 18 साल तक रहने वाले ईरान से निर्वासित एक व्यक्ति की शनिवार को हवाई अड्डे पर मौत हो गई। 2004 में बनी अमेरिकी फिल्म निदेशक स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म द टर्मिनल इसी व्यक्ति की कहानी से प्रेरित थी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। शुरुआती आंकड़ों की माने तो इस फिल्म ने साल 2022 में रिलीज हुई नॉन मार्वल हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर प्रदर्शन किया है। हॉलीवुड एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट केविन कॉनरॉय का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस बात की जानकारी बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में काम करने वाले को स्टार डायने परसिंग ने दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।